नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। वो मंच, वो जगह जो आपकी आवाज को ले जाती है हुक्मरानों तक। आप आइए और इस कार्यक्रम के जरिए अपने सवाल, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हम पूछेंगे आपकी तरफ से उन लोगों से जो इस देश को चलाने का दावा करते हैं। आज भी हर रोज की तरह दो अहम मुद्दे। डिबेट नंबर 1 में बात खास तौर पर कश्मीर की करेंगे, लेकिन यह विषय देश से सीधे तौर पर हमसे, आपसे, भले आप कश्मीर में ना भी रहते हो, सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस साल जुलाई महीने से अब तक जम्मू कश्मीर की राजधानी में 8 बार ISIS, लश्कर तैयबा और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं। इसके अलावा अलगाववादियों की रैलियों में कई बार पाकिस्तानी झंडे खुलेआम दिखाए गए हैं और एजेंसीज को, पुलिस को, सेना को चिढ़ाते हुए दिखाए गए हैं। लेकिन शायद ये सब अब तक कम ही था। घाटी में अब हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक आतंकी संगठन अपने मोस्ट वांटेड के साथ ईद मुबारक का पोस्टर चिपका रहे हैं। हिम्मत देखिए, हिमाकत देखिए, ईद मुबारक आतंकवादी अब दे रहे हैं खुलेआम पोस्टर लगाकर। मुफ्ती सरकार सिर्फ भाषण देती है कि कड़ाई से निपटेंगे। अगर यही कड़ाई है तो क्यों नहीं अब तक कोई कार्रवाई हो पाई। लेकिन आतंकियों के हौसले लगातार बढ़ते गए हैं। आधे घंटे में इसी पर चर्चा होगी। खास मेहमान भी मेरे साथ होंगे, दोनों पक्षों से, और सत्तारूढ़ PDP और BJP के नेता भी। वहीं डिबेट नंबर 2 रात 8:30 बजे में आज हम बात करेंगे CBI और सियासत की। CBI NRHM घोटाले के सिलसिले में मायावती से पूछताछ कर सकती है। मायावती अब इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई हैं। करीब 1.25 साल के बाद जैसे ही मायावती को CBI के शिकंजे की भनक लगी, मायावती खुलकर BJP के खिलाफ सामने आ गई। क्या पूछताछ के पीछे सियासत है या वाकई में कानूनी प्रक्रिया है? इससे जुड़े सवालों पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले देखते हैं डिबेट नंबर 1 यानी मुफ्ती राज में मुबारक आतंक पर यह खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, मुफ्ती राज में मुबारक आतंक। ये नेचुरल है, वो करेंगे, दुश्मन तो अपना काम करेगा, लेकिन असली बात यह है वो कितने कामयाब हुए। आपने देखा हुआ हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई उग्रवादी मारा जा रहा है। जरा ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर में ईद की मुबारकबाद दी गई है, ठीक उसी तरह जैसे नेता या मशहूर लोग देते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस पोस्टर में ईद की मुबारकबाद देने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी बुरहान वानी है। इस पोस्टर में सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए उसके भाई की भी फोटो लगी है। पुलवामा के त्राल इलाके में खुलेआम ईद मुबारक के ये पोस्टर लगाए गए हैं। घाटी में दम तोड़ चुके आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के हौसले एक बार फिर कितने बढ़ गए हैं, इसका ये जीता जागता सबूत है। IBN 7 के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो भी है जिसमें हिजबुल के आतंकी सड़कों पर खुलेआम गश्त लगाते दिख रहे हैं। वो लोगों से उनका परिचय पत्र तक मांग रहे हैं। सूत्रों की माने तो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग के 40 नौजवानों को बुरहान ने बरगलाकर हिजबुल में शामिल कर लिया है। तो मुफ्ती सरकार आतंक पर लगाम लगाने के कितने भी दावे करे, लेकिन खुलेआम एक मोस्ट वांटेड आतंकी के ईद मुबारक के लगे पोस्टर सूबे की सरकार को मुंह चिढ़ा रहे हैं। हम तो पूछेंगे, क्या हिजबुल के कमांडर का ईद मुबारक पोस्टर मुफ्ती सरकार की नाकामी है? एक बार फिर ध्यान से सुनिए हमारा आज का SMS पोल, क्योंकि आपको ये जवाब भेजने हैं, क्योंकि ये मंच आपकी आवाज का है। क्या हिजबुल के कमांडर का ईद मुबारक पोस्टर मुफ्ती सरकार की नाकामी है? अगर आपको लगता है हाँ नाकामी है, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 हमारे नंबर पर SMS करें। इसके साथ ही हैशटैग टेरर पोस्टर का इस्तेमाल कर और हमारे रोज के हैशटैग HTP का इस्तेमाल कर अपनी राय आप ट्वीट कर हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पेज IBN खबर पर भी आपकी राय का हम स्वागत करेंगे, और इस कार्यक्रम के दौरान कुछ राय को दिखाने की हम कोशिश भी करेंगे। मेहमानों का परिचय कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अमीम अफजल मेरे साथ जुड़ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान दार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के नेता प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। और अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन सईद अतर हुसैन देहलवी साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के लिए और फिर डिबेट को शुरू करेंगे। आज पैनलिस्ट ज्यादा है इसलिए 60 सेकंड नहीं 45 सेकंड का वक्त रखा गया है। सबसे पहले शुरुआत अभिजीत जसरोटिया मैं आपसे ही करना चाहूंगा। और कितने दिन तक ये पोस्टर दिखाए जाते रहेंगे और मुफ्ती साहब और आपकी सरकार आंख पर आंख, हाथ पर हाथ और आंख मूंद कर बैठी रहेगी? अभिजीत देखिए, हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, देखिए ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि आप लोग इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं। मेरा देखने का थोड़ा सा नजरिया कुछ अलग है इसके बारे में। खैर वो कहीं ना कहीं वो जमीनी हकीकत ऐसी ही है, जहाँ पर आप देखें कि क्या कभी आज तक आपने सुना है किसी आतंकी भी ऐसी संस्था पे, किसी भी ऐसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए किसी को अपने पोस्टर लगाने पड़े हों? तो कहीं ना कहीं अगर वो अपने पोस्टर लगा रहे हैं तो शायद वो अपनी पब्लिसिटी उन्हें करने की जरूरत पड़ रही है कि एक आम आदमी जो है आज उनके साथ नहीं है, तो ग्राउंड पे वो लोग दिन पर दिन वीक हो रहे हैं, इसी कारण उनको ये ऐसे पोस्टर लगाना पड़ रहे हैं, वरना आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसको अगर देखने का नजरिया आप बदलेंगे तो आप ये चीज आप खुद। अभिजीत आपके 45 सेकंड पूरे हुए, मैं दोबारा लौटूंगा। हमारा ये शो का फॉर्मेट है, पहले फर्स्ट ओपनिंग रिमार्क में इंटरप्शन नहीं देते हैं और ना ही 45 सेकंड से ऊपर बोलने देते हैं। डार साहब, आपने अभिजीत जसरोटिया की बातें सुनी, क्या ये वाकई में इस दावे में दम है कि आतंकवादी कमजोर हो रहे हैं इसीलिए वो पोस्टर लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो पोस्टरों का मसला है, ये एक सिक्योरिटी अपैरेटस को देखना है कि पोस्टर कहाँ से आया। और दूसरी बात ये है कि पीडीपी और बीजेपी की जो सरकार है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की बनती है कि उनको देखना है। हम अपोजिशन में हैं तो इस टाइम पे हम इस मुद्दे पे जो है हमसे ज़्यादा बेहतर जो इस टाइम पे इसके बारे में पूरी जानकारी है वो या तो पुलिस के पास होगी या तो सरकार के पास होगी। जी, आप आगे एलैबोरेट नहीं करना चाहते, लेकिन ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आपसे भी हम पूछेंगे, हमारा काम ही पूछना है, कार्यक्रम का नाम ही पूछना है। देहलवी साहब, क्या ये जायज है आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन जो ऑलमोस्ट खत्म माना जा रहा था वैली में, वो दोबारा पैर पसार रहा है? फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वीडियो डाले जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है और अब तो ईद मुबारक भी बोली जा रही है। क्या ऐसी ईद मुबारक होगी जहां आतंकवादी आके मुबारकबाद दे? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत बनी थी, उस हुकूमत का बुनियादी मकसद ये था कि हम सुशासन के साथ एक अच्छी हुकूमत देंगे, और दो अलग अलग विचारधाराओं ने मिलकर वो सरकार बनाई। लेकिन परेशान कुल मसला ये है कि जब से ये सरकार बनी है तब से आप लगातार देखिए कि मसरत आलम की रिहाई से लेके लगातार दाइश ISIS के झंडे, पाकिस्तान के झंडे ऐलान वहाँ लहराए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आसिया अंद्राबी ने खुलेआम वहाँ पाकिस्तान का जो है वो राष्ट्रीय गान को गाया गया। उसके बाद अगर PDP या BJP इसमें कोई एक्सक्यूज़ की लाइन इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें एक्सक्यूज़ करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। सवाल ये है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, कहाँ से आया? मैं बिल्कुल ANC के साथ इस मामले में, इसमें इंटेलिजेंस को भी अपनी जवाबदेही और सरकार को भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ठीक, देहलवी साहब आपके 45 सेकंड हुए। संबित पात्रा, जिम्मेदारी आपकी भी है, सिर्फ PDP के ऊपर हम नहीं कह सकते, भारतीय जनता पार्टी बराबर की भागीदार है वहां सरकार में। क्या ये फेलियर है मुख्यमंत्री का, आपकी सरकार का? संबित पात्रा। अब देखिए, जिस बुरहान की हम बात कर रहे हैं, उस बुरहान का भाई खालिद अहमद, उसको किसने मारा? अप्रैल के महीने में इसी सरकार ने उसे मार गिराया है। तो स्वाभाविक रूप से इसकी प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं। मगर ये सरकार एक सख्त सरकार है, किसी तरह के आतंकवादियों को कदम पसारने नहीं देगी जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात, आज भी एक खबर आ रही है, गिलानी के पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। आप बताइए, आतंकवादियों को और अलगाववादियों के ऊपर किस प्रकार से रोक लगा रही है सरकार की? NSA की टॉक जब पाकिस्तान ने रद्द कराई कि पाकिस्तान के जो प्रवक्ता थे एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनको कहना पड़ा कि पहले तो हम आराम से जाके अलगाववादियों से मिल के आ जाते थे, मगर अब ये सरकार, नई सरकार आ गई है, सख्त सरकार आ गई है, ये हमें अलगाववादियों से। अच्छा तर्क ढूंढा आपने डॉक्टर पात्रा। मैं लौटूंगा आपके पास, 2-3 सवाल मेरे जहन में आए थे लेकिन मजबूरी है इस फॉर्मेट की, सबको एक बार का मौका देना। अमीम अफजल साहब, संबित पात्रा ने अपनी बातें की, आप
इनकी बात से कितने मुतमईन हैं? मीम अफजल साहब। बिल्कुल मुतमईन नहीं है। पहली बात तो ये मैं आपको दुरुस्त करूंगा कि इसमें सिर्फ पीडीपी जिम्मेदार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पीडीपी दोनों मिलकर के इसके लिए जिम्मेदार हैं और बराबर का श्रेय दोनों को जाता है। और वो जो दावे भारतीय जनता पार्टी करती थी कि वो आतंकवाद से अच्छी तरह निपटेंगे, वो बिल्कुल फेल हो गया है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये खाली पोस्टर नहीं है जो लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं। जो आपने दिखाया वो बैनर है, पोस्टर नहीं है। बैनर का मतलब है कपड़े पर लिखा हुआ एक बड़ा बैनर, और ऐसे कितने बैनर कहाँ कहाँ लगाए गए मुझको उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जब आप खबर दे रहे हैं तो यकीनन ये बड़े पैमाने पर लगाए गए होंगे। तो ये दोनों पार्टियों की मुकम्मल तौर पर 45 सेकंड आपके पूरे हुए, लेकिन मीम अफजल साहब आप अपनी बात पूरी करिए, फिर जवाब लेता हूं अभिजीत से और संबित पात्रा से। मीम अफजल साहब आप अपनी बात पूरी करिए, बैनर वाली बात। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दोनों पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं और इनके दावे जो थे वो खोखले थे। और अभी आप ही ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि पिछले 2.5 से 3 महीने के अंदर 8 बार ऐसे वाकयात हो चुके हैं। ये भारत की सरजमीन पर आईएस के पोस्टर्स दिखाए जाएं और खड़े होकर के आतंकवादी बंदूकें लहराएं, मैं समझता हूं उससे ज्यादा शर्मनाक और कंडेमनेबल बात नहीं हो सकती। और ये जो हालिया आपने वाकया बताया मुबारकबाद का, तो यकीनन मैं ये कहूंगा कि उसमें किसी एक आदमी को शहीद भी कहा गया है, जो मारा गया है, जो अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि इसी सरकार ने उसको मारने का काम किया है। तो मैं ये कहूंगा कि मरने वालों की तरफ से कभी मुबारकबाद नहीं दी जाती है, अजीबोगरीब किस्म का ये बैनर लगाया गया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कश्मीर के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं और ये मौजूदा सरकार कुछ भी करने में नाकाम है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मीम अफजल साहब ये क्या कह रहे थे कि मरने वालों की तरफ से कभी भी मुबारकबाद नहीं दी जाती है। तो क्या उनको डाउट है कि जो खालिद अहमद है, बुरहान का भाई है, वो मारा गया है? उन्हें शक है क्या आर्मी के स्टेटमेंट के ऊपर? दूसरी बात है, देखिए मैं उनकी बेवकूफी का जिक्र कर रहा हूं, बताता हूं। नहीं, वो तो बेवकूफ है ही। चलिए इस पे हम दोनों ही एक पेज पे हैं कि वो बेवकूफ हैं। अब दूसरी बात आप देखिए, कांग्रेस का जब भी जम्मू कश्मीर का विषय आता है, आतंकवाद का विषय आता है, कांग्रेस जो है एक बौखलाहट दिखाती है। वो बौखलाहट ये रहती है कि आखिर इन दोनों ने, बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार क्यों बना ली है। देखिए, कांग्रेस तो परपिचुअली हमेशा एक गोद के खोज में रहती थी। भले ही 12 सीट लेके आए, सरकार बनाने की इच्छा इनकी थी। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाऊं, और सबसे बड़ी बात है, अभी हाल फिलहाल में आईबी की एक रिपोर्ट आई थी। आईबी की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस सरकार को इंस्टेबल करने के लिए, उसे गिराने के लिए पाकिस्तान पूरी जद्दोजहद कर रही है। और कैसे कर रही है? उसने 4-5 लोगों को हायर किया हुआ है पाकिस्तान के झंडे, आईएसआईएस के झंडे लगाने के लिए, और वो एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रही है। जब ये जानकारी है तो उनको अरेस्ट करिए ना। निवेदन करूंगा, जब ये जानकारी है संबित पात्रा, अभिजीत जसरोटिया, कि कोई आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज कर रहा है और पाकिस्तान जैसा मुल्क कर रहा है, तो उन लोगों को पकड़ लीजिए, गिरफ्तार करिए, हटाइए उनको। क्यों ये पोस्टर लगने दे रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले तो मैं मीम अफजल साहब की इनकी बात वो काम चल रहा है, राजनाथ जी ने खुद कहा। मैं इनकी बात का सबसे पहले जवाब देना चाहूंगा। बोलिए बोलिए अभिजीत, आप बोलिए। अगर पहली बात तो ये है कि इन्हें तो इतनी बातें करनी नहीं चाहिए। अगर हम देखें, इसके इतिहास में जाकर देखें, तो ये सारी की सारा जो जुल्म इनकर कश्मीरी लोगों के साथ किया गया है, ये सन 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर किया है। उससे पहले तो कश्मीर के लोगों से ज्यादा अमन पसंद लोग तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पाए जाते थे। इन्होंने ऐसा क्या किया सन 1987 में कि ये लोग इतने हॉस्टाइल हो गए कि इन्हें बंदूक उठाने की जरूरत पड़ गई? तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने ऐसा किया जो उस समय रिगिंग की इलेक्शन की, जो लोग जीत चुके थे उनको हराया। इसी कारण उन लोगों को मैं कहूंगा, शायद जो लोग इनके ही इसी रवैये के, अगर आप इतिहास में जाएंगे जसरोटिया जी, अगर आप 87 में जाएंगे तो 87 के बाद 89 भी आता है, 89 भी आता है। और 89 में क्या हुआ था? मुफ्ती मोहम्मद साहब ने क्या किया था? उन्होंने अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ दिया था। इस इतिहास को आप कैसे भूल जाते हैं? उसके बाद से ही मोराल बढ़ा वैली के अंदर आतंकवादियों का। आप 89 को क्यों भूल जाते हैं, जब मुफ्ती मोहम्मद साहब यहाँ दिल्ली में गृह मंत्री हुआ करते थे? उस घटना को आप क्यों भूलते हैं जसरोटिया साहब? नहीं, सबसे क्या उसकी वजह नहीं है कि आतंकवादी आज इतने हिम्मती हो गए? जवाब दूंगा, शायद यही कारण रहा कि उन्हें अपनी पार्टी बनाने की जरूरत पड़ गई, वरना वो आपके साथ ही रहते। वो तो होम मिनिस्टर थे।
एक मिनट, आपके साथ रहने का मतलब क्या है? आप ये हिंदुस्तान से अलग हो गए। आपके साथ रहने का मतलब क्या कह रहे हैं आप मुझको ये जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आपकी पूरी लाइन भारत विरोधी है, आपकी पूरी लाइन भारत विरोधी है। पहले जवाब आप बोल चुके हैं, आप पहले जवाब दीजिए। आप सुनिए पहले इस बात को। कांग्रेस जो है, आप सुनिए, जो है वो सांप्रदायिकता पे बिलीव करती है, वो हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाने में यकीन करती है। कोई नहीं करता। उनको नई पार्टी तो 2004 में सरकार का साथ क्यों दे रहे थे आप लोग? 2004 में क्यों साथ दे रहे थे आप लोग? पार्टी का जन्म हुआ है। यूपीए सरकार के साथ क्यों खड़े थे 2004 में आप? अगर कांग्रेस सांप्रदायिकता फैलाती है तो पीडीपी क्यों कांग्रेस के साथ थी 2004 में? मैं आपसे हमें अगर हमें देखे ना, हमने तो उस समय हमने अगर सरकार बनाई, हमने सोचा कि शायद हम अपने एजेंडे के ऊपर काम कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने मतलब आप जब काम कर पाएंगे तो अच्छा, हमें नहीं काम करने दिया। और जब खराब हो जाए तो बेकार हमारे को आज देखिए, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं बताता हूँ, देखिए आप बहुत बता चुके, आप बता रहे हैं, आप बता चुके, आप सुनिए। आप ये बताइए 1989 में गृह मंत्री थे, उनकी बेटी को अगवा किया गया, पहली मर्तबा कश्मीर में आग लगी। जब मुफ्ती सईद साहब दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बने, अमरनाथ विवाद शुरू हुआ और यही बीजेपी के लोग मुफ्ती सईद और बीजेपी के लोगों को जेल में डालने के लिए जनरल सिन्हा का आह्वान करते हैं। और अब आप जो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ और 87 के अंदर किन कश्मीरियों पे जुल्म हुआ है? कौन से कश्मीरियों पे भारत ने जुल्म किया है? कहां जुल्म हुआ है? आप ये थोड़ी लाइन छोड़ दीजिए, शुपैया के बाहर भी कश्मीर है। क्या आज से पहले ये लोग, अरे आप किनकी बात कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी की बात करें। हमारी पार्टी कोई नहीं है, हम लोग भारतीय हैं। 87 की इलेक्शन की रिगिंग नहीं करते तो ये लोग शायद बंदूक ना आज सांबा में जो कुछ मैं चाहता हूं, एक बात और बताना चाहता हूं, आज कांग्रेस वालों को सबसे बड़ी, बिल्कुल उनको सबसे बड़ी आज क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये देख रहे हैं कि पीडीपी और बीजेपी आपस में मिल गई है, जम्मू और कश्मीर का विलय हो गया है। अरे साहब, आप सरकार चलाइए, आप 6 साल सरकार चलाइए, ना मुझे दिक्कत होगी ना कांग्रेस को दिक्कत होगी, लेकिन जो जिम्मेदारी मिली है उसको ईमानदारी से निभाइए। मीम अफजल साहब जवाब दीजिए, मीम अफजल साहब जवाब दीजिए। कांग्रेस ने वैली की हालत खराब की, फिर मैं डार साहब के पास जाऊंगा। मीम अफजल, संबित में आता हूं। मीम अफजल, 30-40 साल से आप लोगों ने जो बेड़ा गर्क किया उसको मीम अफजल साहब, आपने और आपकी पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया वैली में। बोलिए, जवाब दीजिए। मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं, आप हिस्ट्री में जा रहे हैं। अभी कोई कह रहा था, चूंकि मुझे इस वक्त मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आप हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत लंबी हिस्ट्री है और उसमें आपकी और आपके नेताओं की हिस्ट्री भी शामिल है। अगर उसकी एक एक करके परतें खोली जाएंगी तो फिर आप जवाब देने के लायक भी नहीं रहेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हमारी और कांग्रेस की सरकार में ही कम हुई है। आपके आते ही इसमें तेजी जो आई है उसकी वजह बता दीजिए बस क्या है? आपका नेता जैसे शराब बुझने से पहले फड़फड़ाती है वही चीज हो रही है। अभिजीत जसरोटिया, मसर्रत आलम 3 दिन के बाद हुआ था, या पाकिस्तान मसर्रत आलम के बारे में 3 दिन के भीतर बयान दिया था आप लोगों ने। आज से आंध्रावी का केस हुआ, संबित पात्रा, तो ये चीजें ठीक हो रही है ना। संबित पात्रा, ये सब क्या हो रहा है? बीजेपी ने इसलिए हाथ मिलाया था पीडीपी के साथ कि वहां पे आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाएंगे। मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको समझाता हूं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा, जब पहली बार घाटी में आईएसआईएस के झंडे दिखाए गए थे और उस समय ओमर साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे जब पूछा गया था उन्होंने कहा था दिस इज नॉट अ सीरियस इशू, मगर ये हमारे लिए एक सीरियस इशू है, उनके लिए नॉट अ सीरियस इशू हो सकता है। आप देखिए जिस प्रकार का मैंडेट मिला बीजेपी और पीडीपी को 28 और 25 सीट का, वैली और कश्मीर का और जम्मू का, देखिए आप माने या ना माने मगर ये पार्टी की बात नहीं है। जम्मू और कश्मीर का एक रिलीजियस कॉनोटेशन भी होता है। ऐसे में जब हिंदू और मुस्लिम मिलके, मैं पार्टी से जोड़ नहीं रहा हूं, मैं वैली से और जम्मू से जोड़ रहा हूं, मिलके शासन संभाल रहे हैं और शासन डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की बहुत हालत खराब है। पाकिस्तान को जो कश्मीर का पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं वो घबराया पड़ा है और वो चाहता है कि इस सरकार में दरार पड़े, किसी प्रकार से इसमें एक इंस्टेबिलिटी आए। हमें बिल्कुल पाकिस्तान के इस एजेंडे को कायम नहीं होने देना है। इमरान डार जवाब देना चाह रहे हैं। राजनीतिक पार्टी यहाँ है, हम मिलकर देखें कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े और आश्वस्त रहे। एक भी टेररिस्ट को नहीं पनाह दिया जाएगा, सबको खत्म किया जाएगा, एक भी सेपरेटिस्ट को पनाह नहीं दिया जाएगा। अरे अभी तो जो पोस्टर लगाए उनको पकड़ लीजिए पहले। इमरान डार जवाब दीजिए। सुमित जी,
देखिए सुमित जी, सबसे पहले अभी देखिए गिलानी का पासपोर्ट सस्पेंड हो गया है। इमरान डार, सुमित पात्रा जी, हमको भी बात करने का मौका दीजिए ना। आप एक सेकंड आराम से हमारी बात भी सुनिए। ये जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों को जो है मैंडेट मिला, मुझे लगता है कि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी तब भी हिंदू और मुसलमान एक साथ ही जो है हुकूमत कर रहे थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये रिलीजियस लाइंस पे आप हुकूमत को मत लाइए। ये जो जहनियत है आपकी कि आप रिलीजियस लाइंस पे हुकूमत को भी लाते हैं, यही चीजें जो है सिस्टम को पूरा खराब कर देती हैं। अच्छा, आप अभी डिबेट कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं कि पोस्टर क्यों है। उस टाइम पे डिबेट नहीं हुआ जब आप लोगों ने सरकार बनाई, आप लोगों ने एजेंडा ऑफ अलायंस लिखा, आपने उसमें लिखा इंटरनल स्टेक होल्डर। उस टाइम पे डिबेट क्यों नहीं हुई कि ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन है? जी आप मुझे बताइए। उस टाइम पे आपने हुकूमत जो बनाई, तो वो जो है ये प्रॉब्लम है कि बीजेपी एक दिन एक बात बोलती है, 10 दिन के बाद फिर दूसरी बात बोलती है, और फिर ऐसी बातें बोलती है कि रिलीजियस लाइंस पे जो है जो लोगों को पोलराइज करने की कोशिश होती है, तो बार बार वही उठाया जा रहा है। दहलवी साहब मैं संक्षेप में एक बात, डार साहब, मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं। मैं यहां किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मेरा अपना काम है। मैं सिर्फ संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं संबित से भी और आपसे भी। अभिजीत साहब, मुझको यह बताने की आप जहमत करिए कि जो आपका था, आप में कभी इस तरह नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान के नाम पे जम्मू कश्मीर कभी नहीं बढ़ा। और पिछली सरकार भी गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री बने, वो मुसलमान के हैसियत से नहीं बल्कि जम्मू के एक फर्द के हैसियत से मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी चीज, पिछले 10 सालों के अंदर किसकी सरकार थी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कश्मीर के अंदर आज पाकिस्तान के, मैं खुद पीओके के बारे में आपकी रिपोर्ट आप देख चुके हैं, पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कि क्या वजह है कि कश्मीर वैली तक ट्रेन पहुंच गई। हम तो इस उम्मीद में थे कि जो लोग वहां से आए थे उनकी नेशनलिटी पे आप कोई फैसला कर लेंगे, आप सामा सेक्टर के बारे में कोई फैसला कर लेंगे। आपने वादा किया था कि बॉर्डर एरिया लोगों के लिए, बॉर्डर एरिया रूरल डेवलपमेंट, उस पर बात करेंगे। पर आतंकवाद जैसे मुद्दे पे आप उलझ करेंगे। और कितनी शर्मनाक बात है कि जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीन से देश को संबोधित कर रहे थे, उस दिन आपकी सरकार में देशभक्तों के साथ, हम भी देशभक्त आप भी देशभक्त, आसिया अंद्राबी जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान को गा रही थी। ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। इसमें आपकी सरकार की समीक्षा की जरूरत है। जवाब दीजिए संबित पात्रा, पहले आप फिर अभिजीत आप। देखिए, आसिया अंद्राबी को कस्टडी में भी लिया गया और किसी को बख्शा नहीं गया है। राजनाथ जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी देशद्रोह का मामला करेगा उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक लार्जर कैनवस में आप देखेंगे तो मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि जिस प्रकार से वैली और जम्मू एक होकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत लोगों की नींद हराम हो रखी है और खास करके हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी नींद बिल्कुल हराम हो रखी है। अभी दहलवी साहब आप बताइए, आप तो खुद गए थे पीओके में, वहां के लोग भी मोदी जी के काम करने के तरीके को देखकर चाहते हैं कि पीओके जल्दी से जल्दी जो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है वो हिंदुस्तान में आ जाए। आपने तो लोगों से खुद बात की है, आपने ये इंटरव्यू में बताया भी है, आपके आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी का काम, मोदी जी का एजेंडा, ये तो पाकिस्तान में भी डंका बज रहा है उसका। क्या काम नहीं किया, आप क्या बात कर रहे हैं कि आप वहां जाएंगे और वहां हेल्प करेंगे उनकी। आपने यहां पर जो हमने अभी तक रिहैबिलिटेशन का पैकेज नहीं भेजा, तो आप क्या बात कर रहे हैं हम वहां जाके उनकी मदद करेंगे। आपने तो यहां लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। आपकी सरकार ने जो पैकेज अनाउंस करना था, अभिजीत मेरे को आखिर में ये जरूर आपसे जानूंगा कहीं पर तो इमरान साहब को क्या मुश्किल हो जा रही करेंगे। क्या आप जो संबित टीवी पे बोलते हैं, अगर ये सब लोग चुप करेंगे तो मैं अपनी बात कर पाऊंगा। संबित जी इमरान डार, एक मिनट, अभिजीत 30 सेकंड नहीं, 2 मिनट नहीं, 30 सेकंड सिर्फ इतना बताइए कि क्या अगले फ्राइडे को आने वाले 2 दिन के बाद ISIS के पोस्टर्स और पाकिस्तान के पोस्टर्स नहीं दिखेंगे? ये एश्योरेंस आज आप दे सकते हैं देश की जनता को? अभिजीत।
मैं आपको हर चीज की एश्योरेंस देना चाहता हूं। पहली आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको सिर्फ ये चंद पोस्टर जो दिखाई देते हैं, जिनको आप बार बार हाइप देते हैं, बार बार आप इनकी बात करते हैं, आप कश्मीरियों की असली साइड क्यों नहीं दिखाते हैं? आप क्यों नहीं दिखाते हैं बालटाल में जब क्राउड बस्ट हुआ और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज भी उनकी मदद नहीं कर पाई, तब जितने पिलग्रिमेज आए होते हिंदू, उनको कश्मीरी लोगों ने अपने कंधों पर उठा उठा कर बचाया। आप इनकी अच्छी चीज दिखाएंगे लोगों को, तभी लोग इनके बारे में समझ पाएंगे। नहीं तो आपको वो चंद झंडे और डंडे दिखाई देंगे और उनको आप कश्मीरियों के साथ कोरिलेट करेंगे। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, सभी मतलब हम आंख मूंद के बैठे रहे, हम इस तरह की खबरें ना दिखाएं और वहां पे कश्मीर में पोस्टर लगते रहें। अभिजीत जसरोटिया और उनकी पार्टी को एक्सक्यूज मिल जाए कि हम गलत चीजें दिखा रहे हैं। आप उन झंडों के साथ जाना चाहते हैं? अरे हम अच्छी चीज भी दिखाते हैं और हमको आपको अलर्ट रखने पे हमारा ही काम है। अगर कुछ गलत हो रहा है अभिजीत, तो ये बताना हमारा काम है। आप नहीं मानेंगे तो हम बार बार दिखाएंगे, बार बार पूछेंगे और हम ये चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हम, आप रोकिए इसको, आप रोकिए इसको, आप रोकिए इसको, आप रोकिए, आप रोकिए इसको। आप जब तक नहीं रोकेंगे ये आपकी नाकामी ऐसे ही दिखाता रहेगा। आप अपना पहले स्टैंड क्लियर करिए कि आप क्या सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं? भाई साहब, अगर मुझे बिगाड़ना होता, मुझे बिगाड़ना होता तो मैं आप किनकी तरफ है? आप हमारी तरफ है? अरे हम तो, हम सब एक ही तरफ है, हम सब एक ही तरफ है और सब आतंकवाद के खिलाफ है। क्योंकि आप एक झंडे को 100 बार दिखाते हैं। अभिजीत जसरोटिया, अभिजीत जसरोटिया, अगर आप लोग को लगता है कि हम आंखें मूंद के बैठे रहेंगे और आप लोग मनमानी करते रहेंगे तो ये हम नहीं होने देंगे, ये हम नहीं होने देंगे। ये अश्योर मान के चलिए, ये एश्योरेंस मान के चलिए, ये कोई नहीं चाहेगा ऐसा कि हम आगे मुड़ के बैठे और आप अपना काम नहीं करें। आप अपनी नाकामी को दूसरे के सर पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। चलिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन हम आपको चौंकाएंगे, सचेत करेंगे। बाकी जम्मू की कश्मीर की जनता आपको वोट करेगी कि नहीं तय हो जाएगा। शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। वैसे हम लोग टाइम को ओवरलैप कर गए हैं। आज का हमारा SMS पोल भी यही था कि क्या हिजबुल के कमांडर का ईद मुबारक पोस्टर मुफ्ती सरकार की नाकामी है। हजारों की संख्या में SMS मिले हैं। 70% लोग कहते हैं हां मुफ्ती सरकार की नाकामी है, 30% ऐसा नहीं मानते। यानी बीजेपी और PDP दोनों के लिए यह सचेत होने का वक्त आ गया है कि अगर इस तरह की हरकतें चलती रही तो जनता की नजरों से उनको जो प्यार मिला था चुनाव के वक्त में वो दूर भी हो सकता है।